अब अपन कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हमारी एक्सरसाइज के। अगर आपके पास बुक हो तो जो है आप अपनी बुक खोल लीजिएगा और एक्सरसाइज सबसे पहले पेज नंबर 3 निकाल लीजिएगा, जहाँ हमने सबसे पहला क्वेश्चन करा था। ठीक है, पेज नंबर 3 पर ये क्वेश्चन करा था हमने एग्जाम्पल। इसको पहले ट्राई करते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है? क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है? क्या हमने रैशनल नंबर के डब्बे में सारे इंटीजर्स को भी डाल दिया था? यस, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और सब इंटीजर वगैरह, ये दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। सो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है। भैया रैशनल में तो हमने 1/2 लिखा। 1/2 क्या रैशनल है? हाँ है। लेकिन क्या 1/2 एक इंटीजर है? नो। क्या 1/2 एक इंटीजर है? नहीं, 1/2 इंटीजर नहीं। क्या 1 एक इंटीजर है? हाँ। क्या 2 एक इंटीजर है? हाँ। लेकिन क्या 1/2 एक इंटीजर है? नहीं, 1/2 इंटीजर नहीं है। ये तो एक प्रकार का फ्रैक्शनल नंबर हो गया। तो 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ इंटीजर। तो क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? नहीं, फॉल्स। हर इंटीजर रैशनल नंबर नहीं होता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल 1 समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम हमारी एक्सरसाइज 1.1 थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज 1.1? क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है? देखो भैया, 0 को क्या हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? भाई 0 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कॉपी में करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो। ठीक है, ठीक है। इस 0 इज अ रैशनल नंबर पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस। तो भैया देखो, 0 को हम क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया? 1। 0/1, ये हमारे लिए p बन गया और ये हमारे लिए q बन गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था हर रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो p0 चलेगा, हाँ p0 चलेगा। तो 0 को हमने इस प्रकार से लिख दिया 0/1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो 0 क्या एक रैशनल नंबर होगा? यस। हम तो जानते हैं 0 एक इंटीजर है। 0 इज़ अ इंटीजर और हम जानते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इज 0 इज़ अ रैशनल नंबर? यस। इसका जवाब क्या आएगा? यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस। कैसे लिखेंगे आप? 0/1। कैसे लिखेंगे आप? 0/1। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। भैया नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, 4 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है। चलते जाओ। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं क्या ये सारे होल नंबर भी? अपने डायग्राम को देखो, भैया ये रहा हमारा डायग्राम। ठीक है, 1 नेचुरल भी है, 1 होल भी है, 2 नेचुरल भी है, 2 होल भी है, 3 नेचुरल भी है, 3 होल भी है, 4 नेचुरल भी है, 4 होल भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन था? कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर एक होल नंबर होता है। तो भैया इंटीजर पे जाओ। -4 एक इंटीजर है? हाँ है। क्या -4 एक होल नंबर है? नहीं। -4 होल नंबर है क्या? नहीं। क्या 4 एक इंटीजर है? हाँ। क्या 4 एक होल नंबर है? यस। ठीक है, तो क्या हर इंटीजर होल नंबर हुआ क्या? नहीं, हर इंटीजर होल नंबर नहीं हुआ। जो नेगेटिव टाइप के नंबर्स होते हैं, उन जो होल नंबर्स के नेगेटिव काउंटर पार्ट होते हैं, उनको हम इंटीजर्स में काउंट करते हैं, लेकिन उनको होल नंबर में काउंट नहीं करते हैं। भैया 4 होल नंबर भी है, 4 एक इंटीजर भी है,
लेकिन -4 एक इंटीजर है, लेकिन -4 एक होल नंबर नहीं है। सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? क्या हर इंटीजर एक होल नंबर होता है? फॉल्स, हर इंटीजर एक होल नंबर नहीं होता। वाई? बिकॉज द नेगेटिव टाइप्स ऑफ होल नंबर्स है ना, नेगेटिव टाइप ऑफ नंबर्स दे आर इंटीजर्स बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अ होल नंबर। ठीक है, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा, हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। तो एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं 3/4। क्या 3/4 एक रैशनल नंबर है? हाँ। क्या 3/4 एक होल नंबर है? नहीं। क्या 3/4 एक होल नंबर है? नहीं भैया। 3/4 रैशनल तो है, क्या 3/4 होल नंबर है? नहीं। तो यहाँ पर लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आप इसको किसी भी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, इसका रीज़न आप किसी भी एग्जाम्पल से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, और यहाँ थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन हमने हमारी 8th क्लास में भी कर रखे हैं, पर फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मुझे 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर चाहिए। कितने रैशनल नंबर चाहिए भैया? 6 रैशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 3 और यहाँ लिख दो 4। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या लिख दो 1, और इसके नीचे भी क्या लिख दो 1। ठीक है, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, ठीक है, आपको याद है कि नहीं याद है? जैसे अगर मैंने लिखा है, मान लो कोई भी नंबर x, कोई भी नंबर क्या लिखा है मैंने? x में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से ही क्या कर दूं? डिवाइड। तो अब मैं पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये 3x/3 लिखा है, लेकिन हकीकत में तो ये x ही लिखा है। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर दो और अगर उसी से अगर उसको डिवाइड कर दो तो कोई भी नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। यह हम अपनी पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और अगर उसी नंबर से डिवाइड कर दो तो नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो ये 3/1 लिखा है, ये 4/1 लिखा है, हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए इनके बीच में, 6 रैशनल नंबर चाहिए इनके बीच में। तो कैसे करेंगे? कोई भी एक बड़ा सा नंबर ले लो, 6 से बड़ा कोई नंबर ले लो। अच्छा 10 ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं? 10। तो सबसे पहले चेक करो क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। भैया इसका डिनोमिनेटर 1 था, इसका भी डिनोमिनेटर क्या था? 1। तो एक काम करो, डिनोमिनेटर सेम है तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो। तो अब ये क्या बन गया? 3 × 10 30, 1 × 10 10। ये बन गया 4 × 10 40 और 1 × 10 10। ये 3 को हमने कैसे लिख दिया? 30/10, और हमने 4 को कैसे लिख दिया? 40/10। क्या एक ही बात है? क्या 30/10 का मतलब भी 3 ही होता है? यस। और क्या 40/10 का मतलब भी 4 ही होता है? हाँ। क्या हमने कुछ नंबर तो नहीं चेंज कर दिया? नहीं, नंबर चेंज नहीं कर दिया, लेकिन इसका जो 3 का है हमने रूप बदल दिया। 3 का क्या कर दिया? रूप बदल दिया। 3 को कैसे लिख दिया? 30/10, और 4 को हमने कैसे लिख दिया? 40/10। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमको रैशनल नंबर्स चाहिए थे 3 और 4 के बीच में। याद रखना, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, मतलब रहते हैं। ठीक है, तो इसको तरीका क्या होता है इसका, उन नंबर्स को निकालने का? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर चेक कर लो। डिनोमिनेटर सेम था, बढ़िया बात। अब उसने पूछा 6 रैशनल नंबर निकालो, तो 6 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया, 6 से थोड़ा अपन ने बड़ा नंबर ले लिया 10, और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सिमिलरली जो यहाँ पर करा वो यहाँ पर भी करा, 30/10। अब 30/10 और 40/10 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भैया? पहला हो जाएगा 31/10, दूसरा हो जाएगा 32/10, तीसरा हो जाएगा 33/10, चौथा हो जाएगा 34/10, पाँचवा हो जाएगा 35/10, और छठा हो जाएगा 36/10। ठीक है, ये लिख दिया हमने 6 नंबर। और भी लिख सकते हो आप 37/10, 38/10, 39/10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 6 रैशनल नंबर्स लिख दिए। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था
फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, इसको हमने कुछ इस ढंग से कर दिया है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन दी है ना, आप मत लिख देना बीच में इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 3 को हमने लिख दिया 30/10 और 4 को लिख दिया 40/10, और इस हिसाब से हमने सारे 6 रैशनल नंबर्स लिख दिए। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखो, 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। कैसे लिखेंगे भैया 5 रैशनल नंबर? थोड़ा एक बड़ा नंबर अज्यूम कर लेते हैं, 5 से बड़ा, वही वापस क्या मान लेते हैं 10, तो 10 मान लेते हैं। पहले देख लो डिनोमिनेटर सेम है क्या? हाँ, डिनोमिनेटर सेम है, तो वही है, मज़ा आ गया। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से नीचे भी डिवाइड कर दिया, 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से नीचे भी डिवाइड कर दिया। जब हमने ऐसा करा तो क्या 3/5 को हमने ऐसे लिख दिया 30/50, क्या अभी भी ये 3/5 ही लिखा है? यस। और 4/5 को हमने क्या लिख दिया 40/50। ये जो हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 30/50 की वैल्यू 3/5 के ही बराबर है। इट इज़ जो 30/50 जो लिखा हुआ है वो 3/5 ही लिखा हुआ है, इसको हमने बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 30/50 और 40/50, क्या इनके बीच में हम 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आ गए कौन कौन से वो 5 रैशनल नंबर हो गए भैया? 30 के बाद गिनती गिनना चालू कर लो, 31/50 है ना, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? क्या आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ चुका है? और क्या ये आपको आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ चुका है? किसी की इच्छा हुई कि किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप 100 से भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हो? हाँ भैया कर दो, जो तुम्हें नंबर मानना है वो नंबर मान लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरा काम 10 में चल गया तो मैंने 10 से कर लिया। आप कोई बड़ा नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टफ बनाना हो, है ना, थोड़ा सा अगर टफ बनाना हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले अगर क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको कि 3/4 और 1/5, ऐसे 2 नंबर दे दिए मैंने आपको। 3/4 और 1/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखो। 3/4 और 1/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिख के दिखाओ। 5 रैशनल नंबर लिख के बताओ। तो कैसे करेंगे? अब डायरेक्ट हम नंबर से सबसे पहले मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, कोई सा भी नंबर ले लिया और हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखो, पुराने क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम था, थे। जैसे यहाँ पर भैया 3/1 दे रखा था, है ना, यहाँ पर 3/5 और 4/5 दे रखा था। ठीक है, यहाँ 3/1 और 4/1 दे रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने क्या डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर दिया? यस, मैंने यहाँ का डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ का डिनोमिनेटर 5 है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करा जाता है। जब भी डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो डिनोमिनेटर्स को क्या करा जाता है? सेम करा जाता है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो दूसरे वाले नंबर का डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो पहले वाले में, और जो पहले वाले का डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे कर दो। मतलब यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर है 1/5, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर कर दो 5 और 1/5 में किसका मल्टीप्लाई कर दो? 4 का। ठीक है, क्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर नंबर पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ऐसा हमने क्यों कर दिया? ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 3 5s are 15 and 4 5s are 20, 15/20। और ये क्या बन गया? 1 × 4 4 and 5 × 4 20, भैया 15/20 और 4/20। अब डिनोमिनेटर सेम है,
हाँ डिनोमिनेटर सेम है। अब इनके बीच में 5 रैशनल नंबर लिखना आसान है, हाँ इनके बीच में आसान है, ठीक है। और इनके बीच में तो 5 रैशनल नंबर डायरेक्ट दिख भी रहे हैं। 4/20 छोटा होगा, 15/20 बड़ा होगा, तो 4/20 के बाद गिनती गिनना चालू कर दो। 4/20 के बाद भैया कौन कौन से नंबर होंगे रैशनल नंबर? 5। एक तो हो सकता है 5/20, एक हो सकता है 6/20, एक हो सकता है 7/20, एक हो सकता है 8/20, एक हो सकता है 9/20, ठीक है। ये लिख दिए हमने 5 रैशनल नंबर्स। और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम किया जाता है। उसको करने का तरीका आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। नहीं आया तो एक बार अपनी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो और वापस से देखो। तो ये थी आपके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने समझा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा और इस चार्ट के थ्रू मैंने आपको ये सारी बात अच्छे से समझा पाया होऊंगा, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में? अब आप इसको वीडियो को एक बार तो अच्छे से देख लें, फिर इसको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन भी कर लें और अपनी एक्सरसाइज 1.1 भी कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डे। अगली बार मिलते हैं।